हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक ब्रेन। मैं संदीप कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो हमारा क्लास 9th का है साइंस चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो उसके सारे अध्याय समीक्षा के बारे में देखेंगे। जी हाँ गाइज, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है पूरे चैप्टर 1। यदि आप यह वीडियो को पूरा देख लेते हैं एंड तक, तो आपको पेपर की कोई टेंशन या लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, क्या सर ने बताया। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो गाइस, जो हमारा प्रथम पॉइंट है, संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हैं वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने बताया था कि जो जो भी जिस सामग्री से जो भी कोई वस्तु बनती है वह वैज्ञानिक के अनुसार पदार्थ कहते हैं, यानी पदार्थ होता है। और जो हमारा अगला पॉइंट है, वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान स्थान की बात की जाए तो आयतन घेरती है, पदार्थ कहलाता है। जी हाँ गाइज, वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है वो पदार्थ कहलाता है। अब तीसरा पॉइंट की बात की जाए तो प्राचीन काल में दार्शनिक ने पदार्थ को पंचतत्व, तो जो हमारे प्राचीन काल के जो पहले के दार्शनिक थे, पहले के जो हमारे बड़े बड़े पुरुष थे, दार्शनिक थे, दार्शनिकों ने पदार्थ को पंचतत्व से तात्पर्य 5 तत्वों में बांटा गया। पहला जो हमारा है वायु हो गया, दूसरा पृथ्वी था, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा आकाश से बताया गया। यानी 5 पंचतत्व पदार्थ में बांटा गया था। पहला पंच वायु था, दूसरा पृथ्वी, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा आकाश था से बताया गया। और पदार्थों को इन्हीं पंचतत्व में वर्गीकृत किया गया। जी हाँ गाइज, जो हमारे प्राचीन भारत के दार्शनिक थे, पंचतत्व को 5 भागों में वर्गीकृत किए थे, यानी बांटा गया था। तो गाइज, अब हम बात करेंगे कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। जो पदार्थ के बारे में इसके बताया गया है, पदार्थ के बारे में कुछ पॉइंटें बताया गया है कि जो सभी पदार्थ होते हैं, हमारे पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमारे दूध, तेल, घी, मक्खन, पेन, मेज, कुर्सी कुछ भी हो सकते हैं। तो सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं और पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पदार्थ के कण होते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं जो हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता, परंतु पदार्थ दिखाई देता है, उसके कण हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी जो हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं। और जो अगला पॉइंट है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जी हाँ दोस्तों, जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है, यानी खाली स्थान पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है। और अगला जो हमारा पॉइंट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जी हाँ, जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, जिसके कारण अपनी गतिविधियों द्वारा अपने पदार्थ में अंतर लाते हैं। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं हमेशा गति करते रहते हैं। और अगला पॉइंट की बात की जाए तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जी हाँ गाइस, जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं। आप जैसे एग्जांपल मान लीजिए, कोई दो दोस्तों में जब लड़ाई हो जाती है तो एक व्यक्ति सोचता है हम उसको खींच कर मारने लगे और दूसरा सोचता है हम उसको मारने लगे। तो इस प्रकार से पदार्थ के कण भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अपने केंद्र की ओर। और जो अगला पॉइंट है हमारा गाइस, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। जी हाँ, जो पदार्थ के कण होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, तो उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। और जो तापमान होता है, जिस प्रकार से तापमान बढ़ता है यानी हीट बढ़ जाता है, उस प्रकार से कणों की गति तेज हो जाती है। जो हमारे पदार्थ के कण होते हैं उनकी गति अति विशाल हो जाती है, बहुत भारी हो जाती है, तेज पड़ जाती है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। जी हाँ गाइस, ये भी होता है, जो पदार्थ के कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे से अंतः मिश्रित, अंतः माने जो इसके अंतर्गत अपने ही अंदर मिश्रित हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में, जो ऐसा कण होता है उनके खाली स्थानों में समावेश के कारण होता है। समावेश माने उनकी उपस्थिति के कारण होता है गाइस।
तो आपको भली भांति यह समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पदार्थ के कण होते हैं अपने आप में भी समाहित हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है गाइस, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना। अभी विसरण की बात की जाए तो दोस्तों जो पेपर में आता है विसरण किसे कहते हैं, विसरण और परासरण में अंतर आता है। तो विसरण का आप देख सकते हैं विसरण क्या होता है, तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। जी हाँ गाइस, दो पदार्थ यानी आप आपस में अगर मिल रहे हैं, स्वतः मिल रहे हैं, तो उसको विसरण कहा जाता है। यदि दूसरे भाषा में विसरण की परिभाषा बात की जाए तो ठोस द्रव या गैस के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर यदि बढ़ रही है तो उसे विसरण कहलाता है। जी हाँ गाइस, यदि ठोस द्रव और गैस के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रही है तो उसे विसरण कहलाता है या विसरण कहते हैं। और जो अगला पॉइंट है हमारा, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पदार्थ होता है, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उनके बीच एक बल कार्य करता है। जी हाँ गाइस, उनके बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। जो यह बल लगता है पदार्थों के बीच, यह कणों को एक साथ बनाए रखता है, उनकी गतिविधियों को बनाए रखता है। इसे अंतराणविक बल भी कहा जाता है। जी हाँ गाइस, ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जाता है कि मध्य अंतराणविक बल क्या होते हैं। तो आप बता सकते हो पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है, इसे अंतराणविक बल भी कहा जाता है। अंतराणविक बल को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं गाइज। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, पदार्थ में यह आकर्षण बल। जी हाँ, जो ये पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। जो पदार्थ में आकर्षण बल अलग अलग होता है, इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती है। जैसा कि हम जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। जी हाँ गाइज, जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है और तीसरा जो हमारा है गैस होता है। जैसा कि हमने बताया कि ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है और द्रव का आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है और गैस का दोनों ही अनिश्चित होता है। तो पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। जी हाँ, जैसे मैंने बताया जो पदार्थ के कण होते हैं उनके कारण ही, विभिन्न विशेषताओं के कारण ही उनकी जो विशेषताओं के कारण उनका गतिविधियाँ होती हैं। और अगला जो हमारा पॉइंट है, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं। जो ठोस होते हैं जैसे आपका पेन हो गया और बहुत सारी वस्तुएं हो गई जो हमारे ठोस के अंतर्गत आती है, चाक हो गया, तो यदि हम बल लगाएं तो ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। जी हाँ गाइज, ठोस टूट तो सकते हैं पर्याप्त मात्रा में परंतु उनका आकार नहीं बदलता है। द्रव का अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है। जी हाँ गाइज, हम सभी जानते हैं कि जो हमारे द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनका अपना कोई आकार नहीं होता है। और जिस बर्तन में इसे रखते हैं यानी जिस बर्तन में द्रव को रखा जाता है, जैसा कि दूध हो गया, जी हाँ गाइज, जैसा कि दूध हो गया और पानी हो गया, जब हम दूध और पानी को जब किसी पात्र में रखते हैं तो उस पात्र का आकार ले लेता है, उसका आकार ग्रहण कर लेता है। परंतु क्या होता है, परंतु द्रव का आयतन होता है। लेकिन दोस्तों जो हमारा द्रव होता है उनका आयतन तो होता है, आकार नहीं होता है। द्रव में ठोस जो द्रव होता है, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। यदि द्रव है तो ठोस है, द्रव है तो तीन गैस भी, गैसों का भी विसरण संभव होता है। अब गाइस हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो जो हमारा अगला पॉइंट है, ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर। जी हाँ, जो ठोस की अपेक्षा होती है द्रव यानी लिक्विड में जो विसरण होता है, विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि जो द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। जी हाँ गाइस, हम सभी जानते हैं कि जो ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है और जो गैस होते हैं, गैस का रिक्त स्थान तो बहुत ही अधिक होता है, उसे हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जो अगला पॉइंट है हमारा गाइस, तापमान एवं दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। जी गाइस, हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार जैसे हमारा लिक्विड हो गया, यदि वह तापमान उसको दे दिया जाए तो वह वाष्प में परिवर्तित हो सकता है, वह गैस में और द्रव और पिघल सकता है। तो तापमान एवं दाब में परिवर्तन करके जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं बदली जा सकती हैं, पूरी तरह से बदली जा सकती हैं।
अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, जो गाइस हमारा अगला पॉइंट है, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है। जी हाँ, जो कोई भी तापमान ऐसा होता है जो जिस पर ठोस पिघल कर डायरेक्ट द्रव में बन जाता है, वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलनांक को इंग्लिश में बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट जिन्हें कहते हैं, तो वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब देखते हैं कि गलनांक की प्रक्रिया क्या होती है। तो गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव, जैसा कि हमने बताया कोई पदार्थ ठोस होगा डायरेक्ट द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, तो प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। जी हाँ गाइस, ये भी आपकी नई डिफिनेशन हो गई कि गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। जो गलने की प्रक्रिया होती है उन्हें संगलन कहते हैं। अब गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद क्या होता है, अब देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है गाइस, गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता। जी हाँ गाइस, जैसे कि आपका ठोस है, यदि आप उसे गलने के लिए रखे हैं, जब तक वह पूरी तरह से गल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता है। जी हाँ गाइस, तापमान उसका नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी उष्मा दे दी जाए, चाहे उसमें 100 के बजाय 102 डिग्री सेल्सियस दे दी जाए, उसके कणों में या उसके पदार्थों में कोई अंतर नहीं आता है। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए उष्मा पदार्थ को छुपी रहती है, जो उसमें उष्मा ऊर्जा होती है, जिसे गुप्त उष्मा ऊर्जा कहते हैं। जी हाँ गाइस, यदि किसी पदार्थ को या लिक्विड को आप गर्म कर रहे हैं अधिक मात्रा में, तो वह उसमें जो गुप्त उष्मा होती है छिपी रहती है। अचानक गुप्त उष्मा निकलने के कारण वो अचानक गति करने लगते हैं पदार्थ, जिसके कारण वाष्प बनकर उड़ने लगते हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारे संगलन की प्रसुप्त होती है। संगलन की बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण है। संगलन की प्रसुप्त उष्मा क्या होती है? जी हाँ गाइस, जो संगलन की प्रसुप्त ऊर्जा होती है, जो कि पेपर में पूछा भी जाता है, तो वायुमंडलीय दाब पर, जो वायुमंडलीय दाब होता है एटमॉस्फेयर फोर्स पर, जो वायुमंडलीय दाब होता है 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। जी हाँ गाइस, दोबारा देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम 1 kg यानी 1 किलो बोल सकते हैं, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर यानी जो गलने की प्रक्रिया है पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी उसके अंदर जितनी हम ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, जितनी हीट देते हैं, उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। जी हाँ गाइस, आपको यह भली भांति समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो गाइस, जो हमारा अगला पॉइंट है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। जी हाँ गाइस, जो वायुमंडलीय दाब होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, उस पर कोई तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक भी बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों, तो आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का, यानी कोई पदार्थ वायुमंडलीय दाब पर द्रव में उबलने लगता है, उसको उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन है। जो जल का क्वथनांक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो जो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 373 केल्विन तक होता है। और बात की जाए दोस्तों अगली पॉइंट की, तो जो हमारा अगला पॉइंट है, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस, यानी कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन जिन्हें कहा जाता है। जो हमारा सब्लिमेशन होता है, द्रव अवस्था से या ठोस अवस्था से बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, जिन्हें सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का यदि उदाहरण की बात की जाए तो दोस्तों, जो हमारा कपूर होता है, हम अक्सर डिनोट करते हैं कि जब हम कपूर को जलाते हैं तो हमारा कपूर ठोस होता है, जो कि दबता नहीं है। वो जलने के पश्चात बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में उड़ जाता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा जो कपूर होता है, या नौसादर बोल सकते हैं, कपूर दोस्तों, और जो हमारा नौसादर होता है, नौसादर आप सभी लोग जानते होंगे। नौसादर और नमक, ये जो हमारे 3 उदाहरण होते हैं,
वो ऊर्ध्वपातन के उदाहरण होते हैं मुख्य रूप से। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो गाइस जो हमारा अगला पॉइंट है, पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। यानी पदार्थ के कणों के बीच जो पदार्थ के कण होते हैं उनकी दूरी में क्या परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा ठोस होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी डेरी आइसी कहते हैं। यह गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ठोस होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी जिन्हें ड्राई आइसी कहते हैं। अब अगला पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है गाइस, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं। जी हाँ गाइस, जो दाब होता है यदि दाब को यदि हम बढ़ा दिया जाए तो तापमान के घटने से गैस द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। जी हाँ गाइस, यदि जैसे कोहरा आप देखते होंगे, जो हमारा गैस उड़ता रहता है कोहरे में भाप बनकर, तो वो हमारा द्रव में परिवर्तित हो जाता है, पानी की बूंद बन जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा गैस होता है द्रव में बदल जाता है। तो दोस्तों हमको आशा है कि आज का वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो यह वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।